22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी। भारत ने आतंकी हमले का पुरजोर तरीके से बदला भी लिया। पाकिस्तान में पल रहे करीब 100 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इन सबके बीच पाकिस्तान के राज्य बलूचिस्तान ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर बलूचिस्तान के लोग नए पाकिस्तान से अलग होने की मांग क्यों कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है, जिन्ना और अंग्रेजों का बलूच कनेक्शन क्या है, क्या सच में बलूचिस्तान एक अलग देश बन सकता है, भारत का साथ देने की बात क्यों कर रहे हैं बलूच नेता। तो चलिए लगाते हैं दूरबीन और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। बलूच नेता मीर यार बलूच ने 14 मई को राज्य में दशकों से हो रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान से आजादी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने भारत और वैश्विक समुदाय से आजादी के लिए समर्थन देने की मांग भी की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना फैसला दे दिया है, अब दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि तुम मारोगे, हम निकलेंगे, हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। बलूच नेता मीर यार बलूच ने भारत के पाकिस्तान से पीओके खाली करने की कहने के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बलूचिस्तान भारत द्वारा 14 मई 2025 को पाकिस्तान से पीओके खाली करने के लिए कहने के फैसले का पूरा समर्थन करता है। बलूच नेता मीर यार बलूच के इस दावे के बाद बलूचिस्तान की सेना ने कहा कि हम एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया देखेगी। हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। चलिए अब जानते हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी क्या है, इस संगठन का क्या इतिहास रहा है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, इसके अलावा बीएलए के लड़ाकों की विचारधारा क्या है और संगठन बीते दिनों में किस तरह पाकिस्तान और चीन को निशाना बना रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्थापना साल 2000 में हुई थी। गठन के बाद से अब तक बीएलए ने पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया है। बीएलए का गठन बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग स्वायत्त क्षेत्र या अलग देश बनाने के लिए किया गया। इसमें करीब 6000 बलूच लड़ाके जुड़े हैं। लगभग 7 दशकों से पाकिस्तान में स्वायत्त बलूचिस्तान को लेकर संघर्ष चल रहा है। इस दौरान क्षेत्र में कई बलूच संगठन उभरे हैं। हालांकि बीएलए सबसे मजबूत और लंबे समय से अस्तित्व में है। बीएलए में ऐसे कई लड़ाके शामिल हैं जो कि हथियार चलाने और पारंपरिक संघर्ष में भी माहिर हैं। इस संगठन को बलूचिस्तान में रहने वाले बुगदी, मेगल और मर्री समुदाय के साथ साथ दूसरे समुदायों का भी समर्थन है। बताया जाता है कि पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान के लिए आंदोलन सोवियत संघ और कट्टरपंथी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे कई लड़ाकों की ट्रेनिंग भी मॉस्को में हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्षेत्र की आज़ादी के लिए इसी विचारधारा से प्रेरित बताई जाती है। उसके लड़ाकों की युवा पीढ़ी भी बलूच क्रांतिकारियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी है। बलूचिस्तान में बीएलए की गतिविधियों को जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। हालांकि खुले तौर पर यहां लोग बलूच लिबरेशन आर्मी के समर्थन में खड़े नहीं दिखाई देते। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान सरकार ने बीएलए से बात करने की जगह 2006 में ही इस संगठन को बैन कर दिया। तब से लेकर अब तक बीएलए पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदों को निशाना बनाती आ रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी की बनावट कुछ इस तरह की रही है कि इस संगठन ने अलग अलग स्तर पर कई प्रमुख तैनात किए हैं। इस संगठन को सबसे लंबे समय तक चलाने वालों में असलम बलूच का नाम सबसे आगे है। इतिहास की बात करें तो असलम बलूच साल 2006 से 2018 तक इस संगठन का प्रमुख रहा। हालांकि 2018 में अफगानिस्तान के कंधार में एक आत्मघाती हमले में असलम की मौत हो गई थी। इस घटना से बीएलए को बड़ा झटका लगा था। हालांकि संगठन ने इसके बाद से खुले तौर पर कभी अपने नेतृत्व में शामिल लोगों का ऐलान नहीं किया। बलूचिस्तान में स्थानीय कमांडर ही दस्तों के संचालन का जिम्मा उठाते हैं। जानकारी के मुताबिक बलूच नेतृत्व के ज्यादातर बड़े चेहरे पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। इतना ही नहीं,
पाकिस्तान में रह रहे संगठन का नेतृत्व कर रहे चेहरों को पाकिस्तानी सेना लगातार निशाना बनाती रहती है। असलम बलूच को अफगानिस्तान में निशाना बनाने के पीछे भी पाकिस्तानी सेना का ही हाथ था। चलिए अब जानते हैं कि बलूचिस्तान के साथ धोखाधड़ी की कहानी क्या है। जब यह साफ हो गया था कि ब्रिटिश शासन भारत से जा रहा है, तब बलूचिस्तान में मकरान, लासबेला, खरान और कलात के कबायली प्रमुखों में कलात के प्रमुख सबसे ताकतवर थे। उस वक्त अहमद यार खान कलात के खान यानी प्रमुख थे। भारत की आजादी के वक्त ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ की रियासतों को दो विकल्प दिए। पहला, ये रियासतें भारत या पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। दूसरा, स्वतंत्र रहें। उस वक्त अहमद यार खान ने बलूचिस्तान की आजादी की वकालत की थी। बताया जाता है कि अहमद की इस मांग के पीछे उनकी मोहम्मद अली जिन्ना से निजी दोस्ती थी। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल होने की जगह आजादी दिलाने में समर्थन देंगे। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने उनका भरोसा बढ़ाते हुए अहमद यार खान के साथ दोस्ती की एक संधि की और उन्हें पाकिस्तान में जबरन शामिल कराने के लिए जोर नहीं दिया। ब्रिटिश शासन ने क्यों नकारी बलूचिस्तान की आजादी की मांग? भारत के बंटवारे के बाद जब बलूचिस्तान ने आजाद रहने पर जोर दिया तो इससे ब्रिटिश शासन की चिंता बढ़ गई। दरअसल बीते कुछ सालों में ईरान, अफगानिस्तान के आसपास सोवियत संघ का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में ब्रिटेन को चिंता थी कि अगर बलूचिस्तान को आजाद छोड़ दिया गया तो वो सोवियत शासन के प्रभाव में जा सकता है। इसी वजह से ब्रिटिश अफसर कलात को पाकिस्तान में ही शामिल कराना चाहते थे। पाकिस्तान ने कैसे धोखा दिया? कलात के प्रमुख अहमद यार खान के अंतर्गत बलूचिस्तान के क्षेत्रों को संभाल रहे 3 कबायली नेता पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार हो गए। इस स्थिति को भांपते हुए पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में ही दोस्ती की संधि को तोड़ते हुए पूरे बलूचिस्तान को शामिल कराने की कोशिशें शुरू कर दी। 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान सरकार ने कलात के अंतर्गत आने वाले 3 सामंती क्षेत्रों को अपने साथ शामिल करा लिया। इससे न सिर्फ कलात के खान की ताकत घट गई, बल्कि ये पूरा क्षेत्र चारों तरफ से जमीनी सीमाओं से घिर गया, जबकि पहले ये पूरा इलाका अरब सागर से जुड़ा था। स्टेट एंड नेशन बिल्डिंग इन पाकिस्तान बियॉन्ड इस्लाम एंड सिक्योरिटी किताब के मुताबिक जब कलात पर पाकिस्तान में शामिल होने का दबाव बढ़ रहा था, उसी दौरान भारत में ऑल इंडिया रेडियो पर एक खबर चली। इसमें दावा किया गया कि कलात भारत के साथ शामिल होना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान ने इस खबर के प्रसारित होने के ठीक बाद 26 मार्च 1948 को अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी बलूचिस्तान भेज दी। इसके बाद कलात के खान ने पाकिस्तान के साथ संधि का ऐलान कर दिया। माना जाता है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के डर से अहमद यार खान को यह फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। बलूचिस्तान ने मार्च 1948 में पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और जुलाई 1948 में अहमद यार खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। यहीं से बलूचिस्तान में बागी संगठनों की नींव पड़ी। करीम ने बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ जाने के फैसले का पुरजोर विरोध किया और क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए युद्ध छेड़े। 1948, 1958, 1959, 1962, 63 और 1973, 1977 के बीच 5 बार बलूच क्रांतिकारियों ने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग के साथ पाकिस्तानी शासन के साथ जंग छेड़ी। बलूच नागरिकों का यह संघर्ष आज तक जारी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को लेकर इस गुस्से की वजह क्या है? कलात के आखिरी खान कहे जाने वाले अहमद यार खान ने जब बलूचिस्तान की आजादी की मांग की थी, तब उन्होंने साफ किया था कि बलूच नागरिकों का मुस्लिम होने के अलावा सीधे तौर पर पाकिस्तान से कोई जुड़ाव नहीं है। ये बात काफी हद तक सच भी है। बलूचिस्तान का इतिहास, भाषा और संस्कृति पाकिस्तान में बसी बाकी पंजाबी और सिंधी आबादी से बिल्कुल अलग है। सरकार से लेकर नौकरशाही तक के बलूच लोगों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। कुछ ऐसी ही स्थिति पूर्वी पाकिस्तान की भी थी, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है। भाषा और संस्कृति में अलग होने की वजह से पाकिस्तान के पहले ही 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब ऐसे में यह जानना अहम बन जाता है कि क्या बलूचिस्तान सच में अलग देश बन सकता है?
किसी भी राज्य, प्रांत या इकाई को अलग देश बनने के लिए मुख्यतः 4 चरण पार करने होते हैं। आइए जानते हैं ये 4 चरण क्या हैं। खुद को देश होने के योग्य बनाना। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक किसी भी क्षेत्र के देश घोषित होने के लिए सबसे पहले उसे इससे जुड़ी योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। मसलन ऐसी इकाई के पास अपना एक तय क्षेत्र होना चाहिए जिसकी सीमाएं भी तय हों। इस इकाई के पास अपनी एक स्थायी आबादी होनी चाहिए, साथ ही सरकार भी होनी चाहिए। सरकार के बाकी इकाइयों के साथ किसी न किसी तरह के रिश्ते होने चाहिए। ये नियम 1933 के मॉन्टेविडियो कन्वेंशन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स में स्थापित किया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई राज्य अपनी स्वतंत्रता घोषित करना चाहता है तो उसके अपने जैसे राज्यों से रिश्ते होने चाहिए। अगर ये रिश्ते अपने से बड़ी इकाई यानी किसी देश से हैं तो स्थिति और भी बेहतर। खुद की आजादी का ऐलान। आजाद देश बनने की तरफ बढ़ने का अगला कदम है खुद की आजादी का ऐलान करना। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि कोई देश आजाद हो गया है। पहले ट्रांसनिस्ट्रिया और सोमालीलैंड और कुछ अन्य देश भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस कदम तक सीमित रहने की वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिल पाती है। हालांकि अगर किसी देश ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है तो भले ही उसे बाकी देश ना मान्यता दें, लेकिन उसे क्षेत्रीय अखंडता और स्वायत्तता जैसी गारंटियां मिल जाती हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर स्टेफन टेलमन के मुताबिक यूरोप में कोसोवो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कोसोवो ने सर्बिया से अलग होकर अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर लिया। इसे अलग देश की मान्यता नहीं मिली, लेकिन सर्बिया अब इस पर खुलेआम हमला करके इसे अपने में मिलाने की कोशिश नहीं कर सकता। मानवाधिकार के नाते संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने उस पर बल प्रयोग को रोका है। इन नियमों को शीत युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था ताकि खुद की आजादी का ऐलान करने वाले देशों को कोई भी गुट, अमेरिका, सोवियत संघ परेशान न कर सके और उन्हें अपनी तरह से स्वायत्त रहने का फायदा मिले। तीसरा, खुद को मान्यता दिलवाना। आजाद देश के तौर पर स्थापित होने की तीसरी शर्त है खुद की आजाद देश के तौर पर पहचान। पहचान खुद से नहीं बल्कि बाकी देशों की नजर में आजाद देश के तौर पर पहचान। यही है आजाद देश के तौर पर खुद को स्थापित करने का तीसरा कदम। यानी किसी देश का अस्तित्व तभी माना जाएगा जब अन्य देश उसके साथ संपर्क स्थापित करें या उसे मान्यता दें। इस मान्यता से ही किसी अलग इकाई को देश के तौर पर पहचान मिलती है। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मसलन न्यूजीलैंड एक द्वीप समूह में होने के बावजूद एक देश है, क्योंकि अलग अलग देशों ने इसे देश के तौर पर मान्यता दी है। वहीं नगोर्नो काराबाख का क्षेत्र स्वायत्तता घोषित करने के बावजूद अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग का केंद्र बना रहता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी अलग देश की मान्यता नहीं मिली है और यह लगातार अजरबैजान के कब्जे में बना हुआ है। हालांकि बाकी देशों से मान्यता हासिल करना आसान काम नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर निर्भर करता है। प्रोफेसर टेलमन के मुताबिक किसी भी देश को मान्यता देना अलग अलग देशों के हितों पर निर्भर करता है। जैसे अमेरिका में इस तरह का फैसला सिर्फ राष्ट्रपति अपने पैमाने और राष्ट्रीय हितों के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन बाकी देश इस फैसले का साथ दें ये जरूरी नहीं। इसमें एक और उदाहरण ले सकते हैं। यह उदाहरण है उत्तर और दक्षिण वियतनाम का, जहां शीत युद्ध के दौरान अलग अलग देशों का वर्चस्व रहा। इसी तरह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया और उत्तर और पश्चिम जर्मनी भी अमेरिका और सोवियत संघ के प्रभाव में रहे। हालांकि जहां उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग अलग देशों के तौर पर मान्यता मिली, वहीं वियतनाम और जर्मनी के हिस्से अलग पहचान स्थापित नहीं कर पाए और बाद में एक ही देश के तौर पर जाने गए। कुछ यही उदाहरण फिलिस्तीन, ताइवान, उत्तरी साइप्रस के लिए भी सामने आते हैं। चौथा चरण, संयुक्त राष्ट्र से खुद को मान्यता दिलवाना किसी भी देश को मान्यता दिए जाने का आखिरी पड़ाव है। संयुक्त राष्ट्र से पहचान मिलना यह अंतिम चरण है और अगर किसी देश को संयुक्त राष्ट्र से अलग पहचान मिली है तो वो खुद को पूरी तरह आजाद मानता है। प्रोफेसर टेलमन के मुताबिक ये एक मोहर है कि अब आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का पूरी तरह हिस्सा हैं। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लेने की प्रक्रिया भी काफी आसान है। इसके लिए सिर्फ यूएन महासचिव को चिट्ठी लिखनी होती है और खुद को देश के तौर पर पहचान देने की मांग की जाती है।
हालांकि असल कठिनाई इसके बाद शुरू होती है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के लिए आवेदन सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के पास भेजा जाता है। ये परिषद विचार करने के बाद आवेदक देश की एप्लीकेशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के पास भेजता है। अगर यूएनजीए के सदस्य 2/3 के बहुमत से यह मंजूरी देते हैं कि खुद को स्वतंत्र घोषित करने वाली इकाई शांतिपूर्ण है और यूएन चार्टर के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभा सकती है, तो उसे एक अलग देश के तौर पर मान्यता मिल जाती है। हालांकि यूएन की मान्यता के लिए किसी भी स्वतंत्र इकाई को तीसरा चरण अच्छे ढंग से पूरा करना होता है, यानी उसे पहले ही कुछ देशों की तरफ से अलग मान्यता मिल चुकी हो, तभी ये देश यूएनजीए में भी उसका साथ देते हैं। स्वतंत्र देश की पहचान में ताकत की राजनीति सबसे बड़ा रोड़ा होता है। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, जिसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर यूएन से वित्तीय मदद मांगी है। हालांकि अगर उसे भारत समेत कुछ देशों से मान्यता मिल भी जाए और बलूचिस्तान के अलग देश बनने का प्रस्ताव यूएन सुरक्षा परिषद में पहुंच भी जाए, तो वहां इसे रोका जा सकता है। वजह है चीन, जो कि मौजूदा समय में पाकिस्तान के पाले में खड़ा है। ऐसे में चीन यूएनएससी में बलूचिस्तान के अलग देश बनने के प्रस्ताव को वीटो कर सकता है और उसकी यूएन सदस्यता में रोड़ा अटका सकता है। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 1948 में ही अलग हो गए थे। इन्हें कुछ देशों से मान्यता भी मिल गई थी। हालांकि दोनों ही 1991 तक संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि यूएन में कभी अमेरिका तो कभी सोवियत संघ इस प्रस्ताव को वीटो कर देता था। इसी तरह का उदाहरण है ताइवान, जिसकी पहचान कुछ देशों में रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पर स्थापित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ताइवान के पास स्थायी सीट भी थी। हालांकि 1971 में यूएनएससी ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मौजूदा चीन को स्थायी सदस्य के तौर पर लिया। 1993 के बाद से ही ताइवान की सरकार यूएन की सदस्यता के लिए आवेदन दे रही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र इस ओर विचार भी नहीं कर रहा। संयुक्त राष्ट्र ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की वन चाइना पॉलिसी को भी मान्यता दी है, जो कि ताइवान को चीन का हिस्सा मानती है। इस पूरी खबर पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान को लेकर आपका क्या मानना है? बलूचिस्तान एक अलग देश बनना चाहिए या नहीं? आपका क्या कहना है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लेकर आपका क्या कहना है? बलूचिस्तान का पूरा इतिहास जानने के बाद आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें अमर उजाला।